हेलो गाइस, ओनली मैथ्स बाराबंकी की तरफ से आज मैं आप लोगों के सामने बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक विषय जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करूंगा। इससे पहले जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य उसको मैंने पढ़ा दिया। उसकी मतलब विधिवत वीडियो फेस टू फेस वाइट बोर्ड पर मैंने एक 40 मिनट की वीडियोस बनाई है और हर एक क्वेश्चंस उसमें मैंने सबमिट मतलब जोड़ा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के या मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे दूंगा उसकी, आप उसको देख सकते हैं और फिर उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत ही समझ से मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए, मैं आप लोगों का कम समय लेते हुए मैं अपने टॉपिक्स पे आ रहा हूँ। आइए हम अपने टॉपिक्स पे देखते हैं कौन सा। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य, इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य की वीडियो बना दी है। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य जो एक ऐसा साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था कि मैं इसको नहीं बताऊंगा। ये ऐसे है कि हमको पढ़ना जो टॉपिक है इसको मतलब ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं, परंतु कुछ होगी, आपको समझना है कायदे से। ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको नहीं, बल्कि हम जो भी स्पीच दे रहे हैं उसको आप समझिए कि गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें एक नए युग का उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें एक नए युग का उदय हुआ। माना जाता है या कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। जो मौर्य साम्राज्य था उस समय राजनीतिक, उसके बाद जो था राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। तो मतलब गुप्त काल में उसको मतलब पुनः स्थापित करना, मतलब पुनः एक नए युग स्थापित करना ही गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। एक नया मतलब पुनः कह सकते हो पुनः युग स्थापित करना ही गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ माना जाता है। ठीक, तो गुप्त जो साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य की मतलब कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो था, इसकी मतलब नींव किसने रखी थी? गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी। तो श्रीगुप्त का जो समय था मतलब कब से कब तक रहा, तो 275 से 300 ईसा पूर्व तक रहा। 275 से 300 ईसा पूर्व तक रहा। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त राजवंश की स्थापना आदित्य राज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। परवर्ती गुप्त लेखकों में इनका नाम श्रीगुप्त मिलता है। मतलब कुछ लेखक इनका नाम गुप्त बताते हैं और कुछ लेखक इनका नाम श्रीगुप्त बताते हैं। चलिए, ये तो हमारा मतलब अभी तो स्टार्टिंग था। अब हमारी जो देखिए पॉइंट क्या रहेगा, हमारा परिचय हो गया। गुप्त वंश के शासक हम बात करेंगे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ, फिर समुद्रगुप्त आ जाते हैं, फिर इन चंद्रगुप्त द्वितीय जिनके विक्रमादित्य एक उपाधि मिली थी, विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं। फिर उनके बाद फायान आते हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? और अगला चलिए आइए बात करते हैं। जो हमारी बात रहेगी, तो हमने बात की मतलब श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त में मतलब कहते हैं कि श्रीगुप्त ने मतलब जो गुप्त साम्राज्य की श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। और जो है परवर्ती गुप्त, मतलब इनका नाम कुछ कहीं पर इनका नाम जो मिलता है वो मतलब गुप्त मिलता है, कहीं पर इनका नाम क्या मिलता है? गुप्त। इसको काट दीजिए, कहीं पर इसका नाम गुप्त मिलता है, कहीं पर इनका मतलब श्रीगुप्त मिलता है। ठीक ना? तो ऐसा पता। फिर उनके बाद हर लोग जानते हैं कि एक पिता के बाद लगभग या पूर्णतः उसका पुत्र ही यदि उस लायक है तो उसका पुत्र ही गद्दी संभालता है। तो ठीक उसी प्रकार हुआ घटोत्कच, उनका पुत्र था, श्रीगुप्त था। और 300 ईस्वी से 319 ईस्वी यानी कि 300 टू 319 BC तक जो है वो घटोत्कच शासन करते हैं। तो वो उसी तरह वो भी हो गए। और ऐसा माना जाता है कि जो ये घटोत्कच थे ये भी किसी के मतलब द्वारा शासन करते थे, ये अधीन शासन करते थे। ये कैसा शासन करते थे? ये अधीन शासन करते थे। अधीन, बात समझिए, ये अधीन शासन करते थे। चलिए बात करते हैं। तो अब चंद्रगुप्त प्रथम की बात ले रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, तो हमने अभी बताया कि श्रीगुप्त के बारे में बताया। फिर चंद्रगुप्त के लड़के जो थे, चंद्रगुप्त के जो लड़के थे, घटोत्कच के बारे में हम बताया। घटोत्कच का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि घटोत्कच किसके लड़के थे। तो आप लोग कभी कंफ्यूज ना होना, ये श्रीगुप्त के लड़के थे। ये किसके? घटोत्कच किसके लड़के थे? श्रीगुप्त के।
तो ये श्री गुप्त के लड़के थे। इनका शासन मतलब इन्होंने शासन कब से कब तक किया, 300 से 319 ईस्वी तक। चलिए अब चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। हाँ, वन लाइनर क्वेश्चन आप खुद बनाने की कोशिश करिए और हर एक क्वेश्चन से हर मतलब लिंक करिए, क्वेश्चन को लिंक करके जोड़िए। जब लिंक करने की आदत आप में डेवलपमेंट हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से तो रिलेटेड है और वनडे एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। इससे बेशक आपका मतलब वनडे एग्ज़ाम भी क्रैक होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बीटीसी है तो उसी से मतलब मैंने हर एक क्वेश्चन को विधिवत बताने की कोशिश की है। तो घटोत्कच के घटोत्कच के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, यह चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का शासक बनता है और गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। मतलब जो ये शासक थे, ये पिता जो थे इनके श्रीगुप्त जी और ये घटोत्कच जी इतने मतलब महान शासक नहीं थे, पर चंद्रगुप्त जब प्रथम आए 319 से 328 ईसा पूर्व तक, ये काटिए 319 से, इसको काटिए, हमारी बात सुनिए। जब 319 से 328 में जब ये आए और इन्होंने अपने आक्रमण से एक नया राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी सीमा जो थी इनकी, सुनिए हम कलर चेंज कर दें, इनकी जो सीमा थी उसे काफ़ी इन्होंने सीमा को अपनी बढ़ा लिया। और जब सीमा को बढ़ाता है कोई तो जाहिर सी बात है उसका मतलब कार्य और अच्छा होता है। तो ये घटोत्कच के बारे में था और कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। घटोत्कच मतलब जो थे, गुप्त संवत का प्रचलन हुआ तो किसने किया? गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। किसने किया? चंद्रगुप्त मतलब गुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया। ठीक ना। अब चलिए, महाराजा अधिराज जो थी की उपाधि धारण करना, तो ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसके कारण की थी? क्योंकि ये शक्तिशाली थे। ये छोड़ते चलिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, और वीडियो को स्किप ना करिए। आप वीडियो को स्किप करेंगे तो क्वेश्चन एक ना एक आपका मिस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मतलब जो लिखा है इसकी हेडिंग मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, जो अगला टॉपिक रहेगा, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचन। तो देखिए, सामान्यतः किसी शासक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी शासक बनता है, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो उनके बाद समुद्रगुप्त बन जाते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। समुद्रगुप्त उनका लड़का था, ये बन जाता है। तो इन्होंने भी अनेक कार्य किए और जिस तरह से मतलब इनके पिताजी ने चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, इन्होंने मतलब अपनी मेहनत से एक राज्य स्थापित कर दिया था। राज्य स्थापित करने के बाद उसको मतलब देखभाल के लिए इनके मतलब जो ये लड़के थे समुद्रगुप्त, इन्होंने भी मेहनत काफ़ी किया। मतलब उस तरह से रखना भी, एक सुरक्षित रखना, अपने राज्य को सुरक्षित रखना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो उन्होंने उसे काफ़ी सुरक्षित ढंग से रखा। तो जब रखा तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात थी कि कोई संतान रखा। फिर समुद्रगुप्त की विजय की बात होती है। बात समझते चलिए, अभी मैं फिर से रिवीजन हल्का सा करा दूंगा। मेन टॉपिक्स जो हैं, समुद्रगुप्त की जो विजय होती है, तो सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने भारत की एक राजनीतिक सूत्र में बांधने को उद्देश्य के दिग्विजय की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत, बात समझिए, ये जैसे भारत का हमारा नक्शा है तो ऊपर क्या होगा उत्तर और नीचे क्या होगा दक्षिण। तो नीचे ऊपर और दक्षिण में जब इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया, बात समझिए, जब साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वहाँ पर मतलब इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया तो बीच में जो काफ़ी दूरी हो गई, तब इन्होंने क्या किया, देखिए, आर्यावर्त पर प्रथम सैन्य अभियान किया। सैन्य अभियान क्या था? ये अपने मतलब सैन्य अभियान इसलिए करते थे कि मतलब सैन्य अभियान का मुख्य जो कारण था वो था कि मजबूत करना, अपने आप को मजबूत करना। बात समझिए, हमारी एक शब्द जो इम्पोर्टेंट है, मजबूती से बांधना, बस इतना समझ लीजिए, मजबूती से बांधना।
तो जो आक्रमण करते थे इनका मेन मतलब था कि ये अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके, बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके। इनका मेन लक्ष्य जो था मजबूती करना था। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकारी भारत, जिसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, पर 2 बार आक्रमण किया। अपने प्रथम अभियान से समुद्रगुप्त ने 3 शासक अच्युत नागसेन तथा कोटकुलज वंश के राजा को पराजित किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्यावर्त के किन 3 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। बात समझिए, आर्यावर्त जो है, बात समझिए, आर्यावर्त के किन 3 राजाओं को समुद्रगुप्त ने किन तीन राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। तो अच्युत नागसेन और तथा कोटकुलज वंश के राजा थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले मतलब जो हमारा एक टॉपिक और है, इसका अभी काफ़ी हैं। अब दक्षिणा पथ अभियान था। देखिए, जब भी हमने बताया कि जैसे हम उत्तर में हैं और यहाँ दक्षिण में, तो बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा गैप हो जाता है, मतलब शासन करने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से जो दूरी होती है, तो इस तरफ की दूरी हो गई, तो इसे जिसे मजबूत तरह से इन्होंने बांध नहीं पाए, इसको काट दिए, जिसे मजबूती से बांध नहीं पाए। और क्या हुआ कि जो उत्तर में इन्होंने विजय प्राप्त की थी और दक्षिण में जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो काफ़ी समय लगा होगा। तो वही समय जो लगा, तो इतने टाइम में जब यहाँ वापस लौट के जाते हैं उत्तर में, बात समझिए, जब उत्तर में इन्होंने पहले अपना शासन कर लिया था स्थापित, उसके बाद ये दक्षिण की ओर आते हैं। दक्षिण की ओर आते समय इनको यहाँ पर काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही महीने में जीत जाते हैं। तो जब यहाँ फिर जब यहाँ पे वापस आते हैं उत्तर में, तब यहाँ के राजा थे ये फिर एक संगठन बना लेते हैं और समुद्रगुप्त से युद्ध करना शुरुआत कर देते हैं। फिर युद्ध करते हैं और फिर उत्तरी को, मतलब जो उत्तर का भाग था, उत्तरी जो प्रदेश थे, उन्हें फिर ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो आप समझ गए होंगे। तो मतलब जो राज्य हारे थे उनके कुछ राज्य थे, वो इस तरह से थे, कुछ राज्य थे और कुछ मतलब उनके राजा थे। तो ये काट दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं। जब एग्जामिनर बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाता है तब एक बनाता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्षिणी नीति में मतलब वही तरह होता है, 12 राज्यों से अभियान करते हैं और जीत जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। दक्षिणी नीति याद रखना कि दक्षिणी नीति का मतलब क्या था, मैंने बता दिया क्या था, मतलब कि वही मतलब वापस जाते हैं तो यही सब था, ठीक ना। वापस जाते हैं तो फिर मतलब उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है। चलिए अब थोड़ा आर्यावर्त का द्वितीय सैन्य अभियान। तो दक्षिणापथ विजय का सैन्य अभियान पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त आर्यावर्त पर पुनः आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि जब यह दक्षिण अभियान, यह हमने बता दिया, वही सब चीज़ें हैं। बात समझिए, इसको काट दीजिए। चलिए अगला देखिए, मध्य भारत तथा आठविक राज्यों पर विजय। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। प्रयाग प्रशस्ति से विवरण अनुसार आर्यावर्त को विजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने मध्य भारत अथवा आठविक राजाओं को पराजित कर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आठविक राजाओं में कौन से प्रदेश सम्मिलित थे, यह स्पष्ट करना है। यही तो स्पष्ट करना कि मतलब जो प्रदेश थे वो कौन से थे। चलिए बात करते हैं, तो कौन से थे। देखिए, सीमांत राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो जब सीमांत राज्यों पर बात समझिए, जब समुद्रगुप्त ने, हम किसकी बात कर रहे हैं, समुद्रगुप्त की। जब समुद्रगुप्त ने सीमांत राज्यों पर, अभी उत्तरी दक्षिणी, फिर वहाँ जाते हैं आर्यावर्त पुनः आक्रमण करते हैं, समझिए, आर्यावर्त पुनः आक्रमण करते हैं, फिर इनकी सीमांत राज्यों पर विजय होती। तो समुद्रगुप्त की विजय में सीमांत राज्यों के राजा भयभीत हो गए। सीमांत राज्य के भी तो कुछ प्रदेश राज्य था, तो वहाँ के राजा भयभीत हो गए कि समुद्रगुप्त ने इतना मतलब भयंकर युद्ध किया कि सबको जीत कर आ गए। पर आक्रमण जब जीत कर आ जाते हैं तो ये लोग जो होते हैं, सीमांत राज्यों के जो राजा होते हैं, ये लोग बिना युद्ध किए ही कहते हैं, भैया हम युद्ध इस तरह से आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते और हम आपको स्वीकार करते हैं, मैं आपको वार्षिक कर दूंगा और हो सकेगा तो मैं आपकी बेहद मदद करूंगा। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। फिर समतट था, यह पूर्वी बंगाल की समुद्र तट प्रदेश था। इसकी राजधानी कौन थी, कमंती। ये क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्वी बंगाल का समुद्री तट प्रदेश
समतट जो था यह पूर्वी बंगाल का समुद्री तट प्रदेश था। समतट की राजधानी क्या थी? तो कमंती। ये क्वेश्चन हाँ कभी कभी बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि समतट की राजधानी क्या थी? कमंती। आप वन लाइनर क्वेश्चन खुद सोचिए, इतना आप खुद मतलब समझदार हैं। चलिए, और फिर दावाक ये जो था डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उत्तरी बंगाल के, बंगाल आप जानते हैं जो भारत का नक्शा है तो इस साइड में क्या है? बंगाल है। इस साइड में एकदम जैसे ये क्या है? ये तो यहाँ पे जो है भारत का, ये आप मान लीजिए ये है, ये जो है भारत का नक्शा हमने बना दिया। तो ये जो है उत्तरी, ये समझिए ये उत्तरी है बंगाल के वगैरह जो है दीनापुर, बोगरा, दीनाजपुर और राजशाही के जिला इस राज्य में शामिल थे, इस राज्य में शामिल थे। फिर कामरूप जो था आधुनिक आसाम के प्रदेश प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाने जाते थे, कामरूप के नाम से जाने जाते थे। चलिए अगला मैं बात करता हूँ। आइए, अगला जो टॉपिक था नेपाल। अगला जो टॉपिक है नेपाल। नेपाल से तात्पर्य आधुनिक नेपाल राज्य से, जो आधुनिक नेपाल है उसी से तात्पर्य है। कतरपुर इस राज्य संभवतः कुमायूं जो गढ़वाल है और रुहेलखंड के प्रदेश आते हैं, देखिए अब जो इम्पोर्टेंट है गढ़ राज्यों की विजय, जो गढ़ राज्य थे तो समुद्रगुप्त की विजय, इसको हम पढ़ेंगे, समझिए ध्यान से समझिए। गढ़ राज्यों की विजय की बात करेंगे कि समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत होकर गढ़ राज्यों की जितनी संख्या 9 थी, इन्होंने बिना युद्ध किए समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ये गढ़ राज्य थे जो मालवा, जिसे मंदसौर या प्राचीन दशरथपुर कहते थे, अर्जुन, आयन जिसे आगरा या जयपुर कहते थे तथा जयपुर, जो धै, मद्रक, प्राजुन और आभीर, सनकानिक, काग, खरपरिक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार पढ़ लीजिए और अगर फंसेगा तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। अश्वमेध यज्ञ आप लोग को समझना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ क्या था? देखिए अपनी विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो कोई भी राजा होता है मतलब खुश होकर के एक यज्ञ कराता है जिसमें ब्राह्मण आते हैं, प्रचुर मात्रा में दान चलाए जाते हैं, सिक्के विभिन्न प्रकार के थे, यही तरह की व्यवस्था थी। समझ में आ गया होगा। चलिए मैं सिर्फ आपको मतलब हेडिंग दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश मैं स्वयं करता हूँ। देखिए महान विजेता का मतलब क्या होता है? कोई भी विजेता होगा मतलब महान तभी होगा जब उसने अच्छे कार्य किए होंगे, और मतलब राज्य के हर एक अलग अलग कोने पर उसने अपना विस्तार किया होगा, राज्य के अपने अलग अलग कोने पर विस्तार किया होगा। चलिए निपुण सेना नायक, मतलब महान विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त एक निपुण सेना नायक भी था। वो मतलब वो सेना नायक था, उसने अच्छे सेना नायक के गुण थे, उसमें अच्छे सेना नायक के गुण थे। यही कारण था कि विंसेंट स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट बात है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना विश्व के महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट से की है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्वेश्चन सुनिए क्या बनेगा क्वेश्चन, कि विंसेंट स्मिथ ने किसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, नेपोलियन बोनापार्ट से की है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा से विभूषित किया। देखिए प्रजा हितैषी सम्राट थे, मतलब ये सर्वे सर्वा कहते नहीं कि सब कुछ थे। इस राजा जो था, ये राजा वास्तविक रूप से समुद्रगुप्त बहुत ही अच्छे राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के दुख सुख को समझा और उनकी सहायता की। बात समझिए, प्रजा हितैषी सम्राट हो गए। आप हेडिंग समझिए, हेडिंग में सब कुछ है। आप देख सकते हैं कि ये समुद्रगुप्त जो थे ये प्रजा के लिए बहुत ही हितैषी थे। इन्होंने प्रजा के लिए अनेक कार्य किए, उनके दुख और सुख को समझते थे। ये सभी कार्यों को मतलब समझ जाते थे कि प्रजा को किस प्रकार का दुख है। अब बहुमुखी प्रतिमा तो होगी समुद्रगुप्त, मतलब बहुमुखी प्रतिमा थी तभी तो ये अच्छे कार्य करते थे। समुद्रगुप्त के चरित्र में बहुमुखी प्रतिमा स्पष्ट रूप से विद्वान थी, तो बहुमुखी तो होगी ही जब अच्छे कार्य इन्होंने किए। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, हमारा जो हेडिंग है क्या है? महान कूटनीतिज्ञ। तो देखिए जब कूटनीतिज्ञ होगा, एक महान विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त दूरदर्शी और महान कूटनीतिज्ञ था। छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना, दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन रखना तथा सीमांत राज्यों को अपने सेवक बनाकर छोड़ देना उसकी कूटनीति का ज्वलन प्रमाण था। बात समझिए,
जैसे ये जानता था कि हमको उत्तर में करना है तो उत्तर में मतलब राजा मतलब उनको अपने अधीन रखता था। जब जानता था हमको दक्षिण में करना है तो दक्षिण में अपने अधीन रखता था, उत्तर वालों को छोड़ देता। तो इस तरह के इसमें थे कार्य, तभी तो ये अच्छा एक राजा बना जिसे मतलब नेपोलियन की संज्ञा दी गई। आप देखिए साहित्य एवं कला प्रेमी समुद्रगुप्त जो थे मतलब एक अच्छे विद्वान भी थे, और इन्होंने मतलब अपनी कह सकते हो साहित्य ये भी खुद उसमें रुचि रखते थे। अनेक प्रकार के साहित्य मतलब संगीत हैं और सिक्के के प्रमाणित किए। कुशल शासक, ये शासक भी कह सकते हो समुद्रगुप्त जो थे बहुत अच्छे शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रारंभ की जिससे जनता खुश होती थी, और ये जनता को मतलब स्वतंत्र रूप से मतलब हर कार्य करने का हर कार्य नहीं बल्कि 95% कार्य करने का मतलब अनुमान छूट दे रखी थी। तो इस तरह की बात थी। आप हमारी जो हेडिंग है इनको मैन रूप से समझते चलिए। इन्हीं हेडिंगों से आप बहुत कुछ को समझ सकते हैं, बहुत सारी बातें इन हेडिंगों में आप समझ सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है कौन सा टॉपिक। अब है रामगुप्त। अब जो है हमारे रामगुप्त। तो सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त के दो पुत्र थे, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। एक रामगुप्त थे जो बड़े थे और चंद्रगुप्त इनसे छोटे थे। चंद्रगुप्त ये प्रथम चंद्रगुप्त नहीं, ये सेकंड चंद्रगुप्त हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त बात समझिए, एक समुद्रगुप्त जो हैं इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और इनके पुत्र कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो विशाखदत्त के नाटक, बात समझिए, विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का श्रेष्ठ पुत्र था। रामगुप्त जो थे समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे। अतः अपने पिता की मृत्यु के बाद गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। रामगुप्त एक अत्यंत ही विलासी, निर्बल और भीरू प्रकृति का व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति यदि मतलब यदि वो डरता होगा तो वो शासन नहीं कर सकता। उसके अंदर थोड़ा मतलब अपने अंदर मतलब निर्बलता ना समझना चाहिए। वो भले पतला दुबला हो पर वो निर्बल ना हो। तो इस तरह का जब उसके अंदर गुण नहीं थे तो जाहिर सी बात है वह ज़्यादा शासन नहीं कर पाया होगा। कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए उसने शासन किया होगा। अब मैन जो हमारा है अब चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था 380 यानी कि 380 से 414 तक था। 380 से 414 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र, रामगुप्त का छोटा भाई हो। तो बात सभी लोग समझते होंगे। रामगुप्त एक अयोग्य, कायर तथा विलासी शासक था। वह अपने लंबे समय तक शासन ना कर सका। सभी लोग जानते हैं कि जब वह कायर था, जब रामगुप्त जब कायर थे तो कहाँ शासन ज़्यादा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समुद्रगुप्त के समान ही वीर और पराक्रमी, धर्मनिष्ठ जो थे और भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। मतलब अब क्वेश्चन ये उठता है कि विक्रमादित्य के नाम से कौन विख्यात है। तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय विख्यात है। कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त द्वितीय विख्यात है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय, चाहे चंद्रगुप्त चाहे चंद्रगुप्त कहिए या विक्रमादित्य, दोनों एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सी किताबों में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य साथ ही में लिखा मिलेगा। यद्यपि चंद्रगुप्त को अपने पिता समुद्रगुप्त की से एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ था, विशाल राज्य उन्होंने प्राप्त किया था। अतः उसे समुद्रगुप्त के समान विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए मतलब युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, किंतु उसी तरह से सारी कार्य है। मतलब ये भी मतलब ज़्यादा युद्ध नहीं लड़े, क्योंकि उनके पिता ने रख दिया था, इतना राज्य विस्तारित कर दिया था कि लोग अपने राज्य को ही सिर्फ सुरक्षित रखें और संगठित रखें, बस इतना था। इन लोगों ने कार्य किया, काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने और भी कार्य किए हैं, मतलब अपने पिता से अच्छे थोड़े से कार्य किए हैं। गढ़ राज्यों पर विजय। गुप्त साम्राज्य के पश्चिमोत्तर, आप लोग सभी समझते होंगे ये पूरब है। ये भारत मतलब जो मैप बनता है वो इस साइड में क्या होता है पूरब, इस साइड में क्या होता है पश्चिमोत्तर। इस तरफ पूरब है हमारा, इस तरफ ये पूरब है, इस तरफ क्या है पश्चिम है।
सभी लोग जानते होंगे। इस तरफ जो है पश्चिम है, तो इस तरफ पूरब है। ये हमारा मैप हम बनाए दे रहे हैं आपको, समझिए। ये हमारा बात समझिए, ये हमारा आप समझ रहे होंगे, ये जो है नीचे का, ये जो हमारा है पूर्वी, ये पूर्व का इलाका है, ये जो है हमारा ये पश्चिम का, ये कौन सा इलाका है, पश्चिम का, ये उत्तर का, ये दक्षिण का। कंफ्यूज ना होना, काफ़ी सीरियस होकर समझिए, आपको बेशक समझ में आता होगा, मैं समझ रहा हूँ इतना। तो पश्चिमोत्तर मतलब इस साइड का जो था एरिया, भद्रगृह से लेकर स्वर्णऋक तक अनेक छोटे छोटे गणराज्य थे। यद्यपि ये गणराज्य स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु उनमें पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव था, एकता नहीं थी उनमें, अतः ये किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणराज्यों को इसी कमजोरी का लाभ उठाया और गणराज्यों पर आक्रमण कर दिया। तो कोई भी आदमी जानता है कि यदि आप में एकता नहीं है, यदि, तो हमारा एक यहाँ पे मोटिवेशनल बात भी है थोड़ी सी, हृदय को तो लगेगी कि यदि परिवार में एकता नहीं है तो आप पर मतलब कोई भी हमला कर सकता है और वह पराजित नहीं होगा बल्कि जीत कर ही जाएगा। तो परिवार में मतलब एकता होनी चाहिए। परिवार में, हर परिवार में, हर एक गांव में, हर एक राज्य में, हर एक देश में एकता होनी चाहिए, तभी बाहरी आक्रमण करने से डरेगा। यह एक छोटे से गांव से लेकर के, छोटे से कस्बे से लेकर के, छोटे से ज़िले से लेकर के, छोटे से राज्य से लेकर के पूरे देश, पूरे मतलब हर एक सभी जगह यह फॉलो होता है कि मतलब एकता में ही होता है। तो देखिए जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी यही फ़ायदा उठाया गणराज्यों पर और आक्रमण कर दिया। देखिए जब अच्छे अच्छे राजाओं ने इस तरह का फ़ायदा उठाया तो आप भी समझिए समझदार हैं। चलिए हमारी जो अगली टॉप हेडिंग है यह है शक क्षत्रपों पर विजय। शक क्षत्रपों पर विजय, इसका क्या मतलब होता है हम समझते हैं। जो विजय है, शक क्षत्रपों पर विजय समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की सर्वप्रमुख घटना है, जिसका मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर शासन था। यद्यपि इन शक क्षत्रपों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता? समुद्रगुप्त की। देखिए समुद्रगुप्त द्वितीय की अधीनता स्वीकार की है, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय का विचार था कि विदेशी क्षत्रप उसके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः उसने शक क्षत्रपों पर आक्रमण कर शक राजा रुद्र सिंह को पराजित किया और उसकी हत्या करवा दी। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने चांदी की मुद्राएं चलवाई थी। अपनी इस मतलब उपलब्धि में चांदी। चलिए अब जो हमारा जो है वो वाहिलीकों पर विजय की बात करेंगे। देखिए महरौली के स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। महरौली किसके स्तंभ से? वाहिलीकों का मतलब वाहिलीकों पर जो विजय हुई किस स्तंभ से हमको पता चलता है? तो महरौली के स्तंभ से। किसके स्तंभ से? महरौली के। वन लाइनर क्वेश्चन आप खुद समझिए, या हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वन लाइनर क्वेश्चन ये बन रहे हैं। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहिलीकों को परास्त कर दिया। ठीक। दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पूरब, ये पूरब हो गया, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। तो दक्षिण भारत, अब यहाँ पर विजय की बात करें। देखिए दक्षिण भारत पर विजय। महरौली लोह स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में दक्षिण भारत के राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। उन्होंने रामगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार किया था और स्वीकार कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर वहाँ के शासकों को पराजित किया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। देखिए जब इनके बड़े भाई थे रामगुप्त, तो ये काफ़ी कायर थे और इन्होंने एक बार दक्षिण भारत पर मतलब युद्ध किया था। रामगुप्त ने एक बार युद्ध किया तो उन्होंने क्या कर दिया? अधीनता अस्वीकार कर दिया था कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं कार्य करूँगा। मैं अधीन का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे आदेशानुसार कार्य नहीं करूँगा, मेरी जो इच्छा है मैं वह कार्य करूँगा। परंतु जब इनके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब युद्ध किया तो इन्होंने जो
कहते नहीं है कि अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। चलिए अब हमारी अगली हेडिंग है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था कैसी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की? चंद्रगुप्त द्वितीय क्योंकि महान शासक था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने केवल एक महान विजेता नहीं वरना एक कुशल प्रशासक भी था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने उच्च स्तरीय व्यवस्था की। संक्षेप में उसके शासन की रूपरेखा निम्नवत थी। तो देखिए ये जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय वास्तविक रूप से एक ये भी अच्छा राजा था, अपने पिता के समान ही था, समुद्रगुप्त की तरह ही कार्य करता था। उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था जो कि सम्राट अभिलेखों से ज्ञात होता है, इससे सम्राट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सम्राट राज्य का प्रधान था। सम्राट कौन होता था? राज्य का प्रधान होता था, मतलब उसी का कार्य, उसी के आदेशानुसार सारा कार्य किया जाता था। राज्य की समस्त शक्तियाँ उसी में निहित थी। कानून बनाना, उसे लागू करना, न्याय की अंतिम अपील सुनना आदि सम्राट का प्रमुख कार्य थे। वह अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था। निरंकुश होते हुए भी सम्राट स्वेच्छाचारी न था। देखिए जब वह अपने मतलब अंतिम हर फैसला कह सकते हो, अंतिम हर फैसला जब वही लेता था कि हाँ किसको हटाना, किसको सजा देना, अंतिम पहले तो बात चली आई, लास्ट में जब बात आती तो वही निर्णय लेता था। जाने कि उसने समझ रखा थी कि हमको क्या करना क्या नहीं। उसने शासन को सही रूप से चलाया, तो इस तरह से उसका कार्य चलता रहा। चलिए अगला देखिए मंत्री। फिर जो मंत्री तो चंद्रगुप्त द्वितीय मंत्रियों के सहयोग से शासन चलाता था। किसके सहयोग से? मंत्रियों के सहयोग से। चंद्रगुप्त द्वितीय मंत्रियों के सहयोग से शासन चलाता था। उसके प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। सुनिए बात हमारी सुनिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समूह में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को जो है मंत्री कहा जाता था। अगला जो उसी के आगे बात सुनिए हमारी कि शांति व युद्ध का मंत्री संधिग्राही कहलाता था। वीरसेन चंद्रगुप्त का मंत्री था। वीरसेन कौन था? वीरसेन चंद्रगुप्त का मंत्री था। एक अन्य मंत्री जो राजपत्रों को रखता था अक्षयपटल अधिकृत कहलाता था। एक और मंत्री था, वो क्या कहलाता था? अक्षयपटल अधिकृत कहलाता था। सामंत जो होता था, सम्राट के अधीनस्थ अनेक छोटे छोटे सामंत अथवा महाराज होते थे। कौन कौन होते थे? महाराज होते थे। ये सम्राट के अधीन कार्य करते थे। किसके? मतलब राजा की ही बात को मतलब जो वो कहता था राजा, उसी की बात ये महाराज लोग समझते थे। राज पदाधिकारी तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के कुछ पदाधिकारी के नाम इस प्रकार मिलते हैं। देखिए पहला कुमारामात्य जो था, कुमारामात्य और फिर क्या था? महाबली धिकृत था। और अगला जो है हम देखते हैं अगले में, अगला जो है वो महान दंड नायक। इसके अंतर्गत अनेक दंड नायक नामक पदाधिकारी होते थे। इसका क्षेत्र संचालन से संबंधित था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मुख्य न्यायाधीश था। यह क्या था? कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि यह मुख्य न्यायाधीश था। महाप्रतिहार, यह राजकीय महल का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजकीय महल का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कभी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि महाप्रतिहार से क्या कार्य कराया जाता था। तो ये मतलब ये कौन होते थे? तो सर्वोच्च अधिकारी होते थे। कौन होते थे? महल का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। महलों की रक्षा करना इसका प्रमुख कर्तव्य था। महाप्रतिहार का महलों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा दंड पाशिक। देखिए जो दंड पाशिक था यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दंड पाशिक कौन होता था? दंड पाशिक जो था वो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। पुलिस विभाग है इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन तो शासक का सुचारू रूप चलाने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ये प्रांत अथवा भुक्ति कहलाते थे। तो प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को मतलब भुक्ति भी कहते थे। विषय शासन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भुक्ति अथवा देश को अनेक प्रदेशों में विभाजित कर रखा था। इन प्रदेशों को विषय कहा जाता था। इन प्रदेशों को क्या कहा जाता था? विषय के शासन
को विषयपति कहा जाता था। विषय के शासन को क्या कहा जाता था? विषयपति। हर एक क्वेश्चन समझिए कि इन प्रदेशों की विषय कहा जाता था। इन प्रदेशों को क्या कहा जाता था? विषय। तो विषय के शासक जो थे उसको क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। विषयपति का कार्यकाल कितना था? जो आज के लगभग सभी का कार्यकाल है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल, सॉरी मुख्यमंत्री। चलिए अगला हमारी जो है हेडिंग है बात करते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है ग्राम शासक। तो प्रत्येक विषय का विभाजन अनेक ग्रामों में किया जाता था, क्योंकि ग्राम के शासक को ग्रामिक अथवा भोजक कहा जाता था। तो ग्राम के शासक को क्या कहते थे? ग्राम के शासक को ग्रामिक कहते थे। ग्राम के शासक को क्या कहते थे? ग्रामिक। न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक उच्च स्तरीय न्याय की व्यवस्था कर रखी थी। उसको मतलब 4 प्रकार के न्यायालय थे। उसमें कितने प्रकार के न्यायालय थे? 4। तो देखिए राज्य के जो पहला क्या था? पूग, श्रेणी, कुल, फिर दंड जाता था। विधान बहुत अधिक कठोर नहीं था। विधान मतलब जो था वो ज़्यादा कठिन नहीं था। दंड अपराध के अनुसार ही दिया जाता था। दंड ऐसे नहीं कि तुमने मतलब किसी को एक हाथ मार दिया और आपको मतलब फांसी की सज़ा। जो हिसाब से था वही हिसाब से ये मतलब जो अपराध जो किया है उसी प्रकार का दंड उसको मिलता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी। फिर आय के साधन की बात करेंगे कि भूमि कर जिसे चुंगी तथा विभिन्न प्रकार के कर को प्रमुख साधन थे। राज्य के भूमि कर कृषि करने वालों को से उपज का जो था 1/4 भाग अथवा 1/6 भाग कर को रूप में लिया जाता था। किसके रूप में? चाहे 1/4 या 1/6, मतलब 4 भी ले सकते थे, 1/6 भी बहुत कम था, समझिए उस समय की बात है। भूमिकर शलिक नामक पदाधिकारी वसूल करते थे। तो भूमिकर कौन लेता था? भूमिकर जो था वो सल्लिक जो अधिकारी थे। भूमिकर कौन लेता था? साल्किक अधिकारी लेता था। तो अगला चलिए देखते हैं हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी हेडिंग है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक प्रतापी तथा जनविख्यात सम्राट था। तो सभी लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, द्वितीय की बात हो रही, ये भी प्रतापी और जनविख्यात सम्राट थे। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। महान विजेता था, मतलब इसने काफ़ी युद्ध जीते। ये काट दीजिए। इसने काफ़ी युद्ध जीते और काफ़ी मतलब राजाओं को इसने पराजित किया। और यह एक अच्छे इसमें गुण थे, या जनता के प्रति काफ़ी मतलब सभी व्यवस्थाएं किए रखता था। मतलब खेती कर या चुंगी या मतलब न्याय व्यवस्था या डॉक्टरी या घर की देख रेख, सभी प्रकार की इसके अंदर व्यवस्थाएं मतलब कर रखी थी। यह महान विजेता भी था। महान कूटनीतिज्ञ भी था। मतलब महान कूटनीतिज्ञ होगा तभी तो यह मतलब मजबूत होगा। तो ये भी थे। कुशल प्रशासन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कुशल प्रशासक था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। फायान ने भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रशासन की भूरी प्रशंसा की है। तो काफ़ी अच्छा जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, काफ़ी अच्छे सम्राट थे। इन्होंने प्रजा के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए। चलिए आइए हम देखते हैं अगली हेडिंग। चलिए देखते हैं हम साहित्य जो था, साहित्य अनुरागी तथा कला प्रेमी। तो जो चंद्रगुप्त ये कला प्रेमी भी थे। चंद्रगुप्त का साहित्य और से विशेष लगाव था। वह स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। साहित्य की उन्नति के लिए उसने दरबार में अनेक विद्वान का आश्रय प्रदान कर रखा था। अब वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम इसे कहेंगे कि फाहियान जो थे, चीनी यात्री फाहियान, इनका टाइम कितना था, ये कितने समय तक भारत में रहे। चीनी यात्री थे ये फाहियान, ये चीनी यात्री जो फाहियान थे ये कितने समय तक रहे? तो 399 से 414 यानी कि 414 तक ये भारत में रहें। तो सुनिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी मैं लाइनें पढ़ूंगा, आप इसको भी समझते चलिए। चीनी जो यात्री थे, चीनी यात्री फाहियान, जिसका वास्तविक नाम कुंग था। तो इनका क्वेश्चन ये बन गया पहला कि चीनी यात्री का वास्तविक नाम क्या था? तो कुंग था। कौन सा नाम था? कुंग।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। तो चीनी यात्री भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। उसका यह नाम प्रव्रज्जा ग्रहण, प्रव्रज्जा एक ग्रहण मतलब जब कोई स्टूडेंट मतलब कॉलेज में मतलब आता था तो उसमें क्या मतलब एक संस्कार कराया जाता था। प्रव्रज्जा ग्रहण करने के बाद इसका नाम यह पड़ा था। फाहियान का अर्थ क्या होता था? धर्मगुरु अथवा धर्मरक्षक, धर्मगुरु अथवा धर्मरक्षक। फाहियान ने बचपन से ही अनेक बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा था। उसने भारत आकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 389 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसकी यात्रा का विवरण क्यों मतलब अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि चीनी यात्री ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में किया, तो ये फोफ्यू जो था हम बता दे रहे हैं, यह जो फोफ्यू नामक पुस्तक में उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। चलिए अगली हम इसी में अगला और थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी एक मतलब जो यात्रा की उसको एक किताब में लिखा, फोक्यू में लिख दिया था। अपने भ्रमण काल में उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों की खोज की, अनेक साहित्य लिपियों के नकल भी इसने की, दूसरे की कॉपी भी की तथा अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। भारत आने के समय उसके साथ 9-10 भिक्षु भी आए थे। जब भारत आया था तो उसके साथ 9-10 भिक्षु भी आए थे। अपनी यात्रा समाप्ति के पश्चात उसने अपनी यात्रा का विवरण दिया है। जब उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो उसने अपना विवरण दिया है। अब एक मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो अगले हमारे शासक आ जाते हैं। गुप्त साम्राज्य में एक और अपना एक छोटा सा शासक मतलब अच्छे शासक थे, ज़्यादा अच्छे नहीं, इनके बाद जो आते हैं वो काफ़ी अच्छे थे। कुमारगुप्त, प्रथम महेंद्र आदित्य। इन्होंने अपना शासन टाइम कितना किया? 414 से 455। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। यह कार्तिकेय का उपासक तथा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसने अपने पूर्वजों से प्राप्त विशाल साम्राज्य की सुरक्षित तथा संगठित बनाए रखा। कुमारगुप्त का शासन शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। सेम उसी तरह सब है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे जो अगला टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। स्कंदगुप्त कौन है? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 455 से 447। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात, कुमारगुप्त जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, मगध सिंहासन पर स्कंदगुप्त आसीन हुआ। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य था उसका अंतिम योग्य शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त वो अंतिम योग्य शासक थे। इसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। किसने? हूणों एक जो शब्द आया है ये मतलब अनपढ़ जाति के लोग थे, इनके अंदर मतलब एक समूह संगठन ज़्यादा होता था। तो इन लोगों ने मिलकर मतलब गुप्त साम्राज्य पर कह सकते हो कि आक्रमण किया। इसने गुप्त साम्राज्य मतलब अनपढ़ लोग थे, जैसे कबीलों में रहते थे, इस तरह की एक जाति थी कि ये हूणों का परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह विष्णु का उपासक था। ये अभी तो हार गए हैं, स्कंदगुप्त से तो अभी हार गए हैं, पराजित हो गए। अभी आगे आएंगे, बात करेंगे। फिर पुरुगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं पर सुन लीजिए, सौतेला भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। तो इस तरह से था। अब देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? तो पतन के कारण तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते ही हैं, तो हल्का हम समझाते चलेंगे और काफ़ी हर चीज़ नहीं समझाएंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट है एकदम इम्पोर्टेंट वही चीज़ बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की, जिसकी सीमाओं को मतलब कुछ हमसे सुनिए। चंद्रगुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की वो गुप्त साम्राज्य ने की। गुप्त साम्राज्य के बाद उनका जो लड़का घटोत्कच आता है, उसने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश की। बाद में उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम आता है, वह अपने राज्य को बढ़ाता है। इस तरह से उनका समुद्रगुप्त लड़का आता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर फाहियान कुछ समय तक रहते हैं, फिर कुमारगुप्त रहते हैं, फिर स्कंदगुप्त
रहते हैं। फिर कहते हैं कि एक मतलब अच्छे शासक जब नहीं रहते हैं तो साम्राज्य में मतलब निरंकुशता आ जाती है और वह जो साम्राज्य होता है वह नीचे की ओर मतलब गिरने लगता है, मतलब ढलने लगता है। साम्राज्य की विशालता ज़्यादा थी ऐसा माना जाता है। सुनिए हेडिंग सिर्फ समझिए। जो साम्राज्य था, साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा था, साम्राज्य बहुत बड़ा था और वो लोग इतने मतलब शासक भी अच्छे नहीं थे, पिता की इस तरह या बाबा की तरह या पर बाबा की तरह मतलब जो थे ग्रैंडपा जो थे उसकी तरह मतलब कार्य करने के लोग लायक नहीं थे। तो कहा जाता है कि जब शासन मतलब काफ़ी बड़ा होता है तब भी वो उसमें मतलब कमी आ जाती है और वह क्या होता है, एक तरफ से नीचे की ओर गिरने लगता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक? तो मतलब कमज़ोर होता गया, तो हम बात करेंगे कि कमज़ोर होता गया था। फिर कह सकते हो कि अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट हुए, समझिए जितने भी सम्राट हुए इनमें इतनी क्षमता और योग्यता न थी कि वे अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें। उदाहरणार्थ पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त में योग्यता और क्षमता का नितंती अभाव था, अतः वे केंद्रीय शासन सत्ता को सुदृढ़ न रख सके। उत्तराधिकारी का युद्ध गुप्त काल में सम्राट पद के लिए कई बार गुप्त शासकों में संघर्ष हुआ। निश्चित ही उत्तराधिकारी के युद्ध ने गुप्त शासकों को आंतरिक रूप से कमज़ोर कर दिया। अब देखिए जब कोई भी, अब बात समझिए, जब कोई मतलब अपने में लड़ाई करेगा, मतलब ये लोग अब भाइयों में गद्दी के लिए लड़ाई होने लगी तो ये आपस में कमज़ोर होते गए और जब आपस में कोई कमज़ोर हो जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरा युद्ध के लिए जीत जाएगा। आंतरिक विद्रोह और मतलब विद्रोह भी होने लगे। जब यहाँ पर शासन जब कमज़ोर होता गया, इसको छोड़िए हमारी बात सुनिए, जब शासन कमज़ोर होता गया तो वहाँ के मतलब कुछ समूह छोटे समूह कबीले जो थे वो कबीले मतलब भारी जनसंख्या में बढ़ते गए और जब भारी जनसंख्या में बढ़ते गए तो वह एक नया मतलब एक विशाल संरचना तैयार कर लेते हैं। विशाल संरचना तैयार करने के बाद मतलब युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और जैसा हमने बताया था कि हूणों का आक्रमण, तो आ गया हूणों का आक्रमण। सुनिए हमारी बात इम्पोर्टेंट है इसमें कि हूणों का आक्रमण की उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों की सीमांत प्रदेश सीमा नीति असंतोषजनक थी, जिसका लाभ उठाकर हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए और गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक क्षति पहुंचाई। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर दिया था। आप सभी समझ चुके होंगे कि जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने मतलब हूणों जो थे पहले जब आक्रमण किया था तो उसको परास्त कर दिए थे, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात हूणों को अपने आक्रमण पर सफलता मिली और गुप्त साम्राज्य का छिन्न भिन्न हो गया और जो गुप्त साम्राज्य था छिन्न भिन्न हो गया। बौद्ध धर्म के हानिकारक प्रभाव, ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई मतलब पिता जैन धर्म, जब ये कहा जाता है कि ये लोग पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी होते हुए जब इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ऐसा नहीं कि कोई मतलब किसी धर्म से है और कोई दूसरा धर्म, यदि कोई मतलब कोई दूसरे धर्म से है, यदि कोई दूसरा धर्म है और ये दूसरा धर्म यदि ग्रहण कर ले तो ऐसा नहीं कि धर्म के कारण उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि ये लोग पहले जैन धर्म के मतलब अनुयायी थे, फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। इस कारणवश इनका मतलब जो साम्राज्य था वो काफ़ी मतलब दुर्बलता इसको प्राप्त होती है। आर्थिक दुर्बलता, अब आर्थिक दुर्बलता की बात समझिए। ये हेडिंग जो है आर्थिक दुर्बलता की बात करेंगे कि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम आदि गुप्त शासकों ने अनेक युद्धों द्वारा विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इन युद्धों में अपार धनराशि खर्च हुई, किंतु योग्य गुप्त शासकों के कारण आर्थिक अभाव प्रारंभ में नहीं खला, बाद में गुप्त शासकों की धनी में कमी आ गई। कहते हैं कि जब मतलब जो आए चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या फायान या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, इन लोगों ने तो मतलब अपनी धनराशि को एक हिसाब से चलाया, पर जो इनके बाद जो लोग आए, बौद्धगुप्त आए या जिनके सौतेले भाई आए, तो उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए और धन की राशि भी कमी हो गई, जिसके कारण इन लोगों का मतलब जो साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। चलिए अगली टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है,
अब है अगला टॉपिक हमारा गुप्त काल स्वर्ण युग। मतलब गुप्त जो काल था वो स्वर्ण युग है। गुप्त काल स्वर्ण युग। गुप्त वंशीय सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दीर्घ काल तक शासन किया, बहुत समय तक शासन किया। अपने इस शासनकाल के दौरान अनेक गुप्त सम्राटों ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व शांति ही प्रदान की, वरना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। उनके सतत प्रयासों से गुप्त में जो चतुर्मुखी विकास हुआ वह इससे पहले कभी नहीं हुआ था। महान सम्राट का युग। गुप्त काल में अनेक महान सम्राट हुए जिन्होंने अपने शासनकाल में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इन सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम, सब लोग जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उनके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि प्रमुख थे। इन सम्राटों में एक संगठित और विस्तृत गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया था तथा अपनी विजय पताका दूर दूर तक फैलाई थी। महान सम्राट भी थे और बाद में महान सम्राट नहीं रहे, ऐसा माना जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राजनीतिक एकता का युग। राजनीतिक एकता का युग कहते हैं, सुनिए, कि अशोक की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था और उसकी राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। गुप्त सम्राटों ने अपने प्रयासों से इससे खोई हुई राजनीतिक एकता नहीं समझी। तो अगला जो टॉपिक है हम समझते हैं अगले अपने हेडिंग की ओर। तो हमारी जो अगली हेडिंग है वो है शांति और सुव्यवस्था का युग। शांति और सुव्यवस्था का युग। यह एक ऐसा युग था जिसमें शांति और सुव्यवस्था कायम थी तथा लोगों की अपनी चरमोन्नति के सुअवसर प्राप्त थे। तो साहित्य की उन्नति का युग। साहित्य की अगली हेडिंग का है साहित्य की उन्नति। गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्यिक पर अपूर्ण उन्नति हुई। इस काल में अनेक प्रसिद्ध विद्वान हुए जिन्होंने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा। कालिदास के कुमार संभव, अभिज्ञ कुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमो विषयम, विशाखदत्तम दत्त ने देवीचंद्रम और मुद्रा राक्षस भारवी का किरात अर्जुनीय, शूद्रक और मृच्छकोदिकम, सुबंधु का वासवादत्ता, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, अमर सिंह का अमर से कोश। इस तरह के कुछ लेखक थे। इसको छोड़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। विज्ञान की उन्नति का युग भी था। विज्ञान की उन्नति। गुप्त काल में विज्ञान की उन्नति का युग। ज्योतिष तथा गणित इस काल की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक देन थी। दशमलव पद्धति का विकास इसी युग में हुआ। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इम्पोर्टेंट को श्रेणी में रखते हुए इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे कि दशमलव का जो विकास हुआ वो किस युग में हुआ। दशमलव का जो विकास हुआ वो गुप्त साम्राज्य में हुआ। ज्योतिष, गणित, चिकित्सक संबंधित अनेक ग्रंथों का सृजन इसी काल में हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट नियम इस तरह के कार्य उन्होंने रचना की। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है कला की उन्नति का युग। गुप्त काल में वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत इस तरह के इसमें कला का निर्माण होता था। धार्मिक सहिष्णुता का युग। हमने बताया कि गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता सर्वत्र व्याप्त थी। यद्यपि देश में विभिन्न धर्म के अनुयायी निवास करते थे किंतु फिर भी कभी भी जैन धर्म पर हिंसा नहीं हुई थी। इस काल में ब्राह्मण जैन एवं बौद्ध धर्म में प्रचलन में थे। जो पहले जो थे वो जैन धर्म में, फिर इसमें दोनों धर्म आ गए। तो भैया जब दो धर्म के लोग कहीं होंगे और एक ही राजा के एक कायर राजा के सामने होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें युद्ध भी होंगे। तो अगली हेडिंग की ओर हम लोग बढ़ते हुए अपने टॉपिक को समापन की ओर करते हुए जो हमारा है अगला टॉपिक अगली हेडिंग्स जो है हूण का आक्रमण। हूणों का संक्षिप्त परिचय। हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश
जंगलियों के समूह थे, खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। काफ़ी मतलब अच्छी मतलब कंडीशन में वो लोग नहीं थे। हूण जो लोग थे काफ़ी अच्छी कंडीशन में नहीं थे। देखिए क्या लिखा है कि हूण लोग मध्य एशिया, जो बीच मतलब मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह, इनका संबंध सीथियनों की एक शाखा से था। सीथियनों की एक शाखा से था। मंगोल जाति के लोग पूर्णतः असभ्य, बर्बर और युद्ध प्रेमी थे। ये इन लोगों को युद्ध से बहुत प्रेम था, ऐसा कहा जाता है। तो अब जब युद्ध से प्रेम था तो देखिए परिणाम क्या होता है कि हूणों के भारत पर आक्रमण। हूणों ने भारत पर प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में। कुमारगुप्त यानी कि फाहियान के बाद जो कुमारगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उनके पुत्र आते हैं कुमारगुप्त, इनके समय में उन्होंने पहला आक्रमण किया था। किंतु कुमारगुप्त ने पराक्रमी पुत्र स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। विवश होकर हूणों को पीछे मतलब लौटना पड़ा। किंतु कुछ समय बाद ही 5वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हूणों ने फिर आक्रमण कर देते हैं। अब अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। कर दिया। इस समय भारत में स्कंदगुप्त का शासन था। स्कंदगुप्त ने एक फिर हूणों को परास्त करके भारत में खदेड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी भारत में हूणों का आक्रमण होते रहे। कहते हैं नहीं कि जब कोई किसी चीज़ का मतलब प्रेमी होता है तो बार बार मतलब उसी चीज़ के पीछे भागता है। तो जो ये हूणों जो थी प्रजाति, जो खानाबदोश जो थे, जंगली जो थे, ये मतलब युद्ध के प्रेमी थे, तो ये लोग युद्ध करते रहे। तो अब चलिए हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए हूण आक्रमण का भारत पर प्रभाव। हूणों का भारत पर प्रभाव क्या था? हूण आक्रमण का भारत पर प्रभाव निम्नलिखित थे। देख लीजिए, राजनीतिक एकता का विनाश। जब हूणों के आक्रमण का परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति हुई। किसको क्षति हुई? गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति हुई। उनका साम्राज्य खंड खंड हो गया। मतलब खंड खंड का मतलब कह सकते हो छिन्न भिन्न हो गया, भागों भागों में टूट गया। और गुप्त साम्राज्य की खंडहरों पर छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ। जो उनकी खंडहरें बची और छोटे छोटे वहाँ पर राज्य बस गए। सामाजिक प्रभाव। हूणों ने भारतीय जाति रचना को भी प्रभावित किया। जो रचना थी भारतीय जाति रचना को भी प्रभावित किया। जब भारत में हूणों का पतन हो गया तो यह जाति भारतीय समाज में घुल मिल गई। तो यह जाति किस में मिल गई? भारतीय समाज में घुल मिल गई। धार्मिक तथा नैतिक प्रभाव। देखिए क्या होता है कि हूणों से भारतीयों का घनिष्ठ संबंध बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों का धार्मिक और नैतिक स्तर गिर गया। हूणों से मतलब भारतीयों का घनिष्ठ संबंध बढ़ गया। जब घनिष्ठ संबंध किसी से बढ़ जाएगा तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीयों का धार्मिक नैतिक स्तर गिर गया। धार्मिक और नैतिक स्तर क्या हुआ? गिर गया। कोई भी नीची जात मतलब उस समय था ही ऐसा, तो इसी तरह माना जाता है कि इनका जो स्तर था वो काफ़ी गिर गया है। फिर सांस्कृतिक प्रभाव, हमारी लास्ट हेडिंग है सांस्कृतिक प्रभाव, और इसी हेडिंग के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। और ये टॉपिक जो गुप्त साम्राज्य है, ये समाप्ति की ओर है। और इससे मतलब अगली वीडियो जो हमने बनाई है मौर्य साम्राज्य, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप उसमें जिससे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। हूणों के आक्रमण से भारतीय कला एवं संस्कृति को भारी नुकसान पहुंचा। असभ्य और बर्बर होने के कारण हूणों ने विहारों, मठों, स्तूप और भव्य इमारतों को नष्ट कर दिया। देखिए इतने दुष्ट लोग थे, मतलब जो हमारी खंडहर थी, इमारत थी, इन सबको मतलब नष्ट कर दिया, इन सबको तोड़ दिया। जो मंदिर थे, स्तूप थे, मठ थे, विहारों को मतलब इसने तोड़ दिया। तो इस तरह के जब असभ्य मतलब बिना अनपढ़ लोग आ जाएंगे तो इसी तरह का मतलब कार्य वो लोग करते थे। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी सी और बात करेंगे कि हमने सबसे पहले जो बात की थी कि
गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो थोड़ा सा हम हल्का सा हम नज़रों में मतलब आपको ध्यान से रिव्यू कराएंगे कि जो गुप्त साम्राज्य थी उसकी नींव किसने डाली थी? गुप्त साम्राज्य ने। उसकी नींव किसने डाली थी? गुप्त साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? श्रीगुप्त ने। किसने डाली थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने इसकी नींव डाली थी। इनके बाद कौन शासन करने लगा? घटोत्कच। इसके बाद कौन शासन करने आए? घटोत्कच। घटोत्कच आया। घटोत्कच के बाद कौन शासन करने आए? घटोत्कच के बाद जो शासन करने आए वो चंद्रगुप्त प्रथम करने आए। कौन करने आए? चंद्रगुप्त प्रथम आए। ये प्रथम आए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासन करने आए? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासन करने आए वो समुद्रगुप्त आए। अच्छा, एक हम क्वेश्चन आप लोगों ने अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ा, हम क्वेश्चन ये रखेंगे आप लोगों के सामने कि जो श्रीगुप्त जो थे, श्रीगुप्त का मतलब शासन टाइम कितना था? तो आप लोग बताइए। अभी हमने बताया कि 275 से 300 ईस्वी तक, 275 से 300 ईस्वी तक इस तरह का। घटोत्कच का शासनकाल कितना था? घटोत्कच का जो था, अब जाहिर सी बात है इसका लड़का होगा तो 300 से बाद होगा, 319। तो लड़का जो था घटोत्कच 19 साल तक शासन करता है। फिर इनके बाद जो आते हैं वो चंद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त जब सेकंड आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद फाहियान आता है। इसने अनेक प्रकार के कार्य किए इसने भी, अब हम बता चुके हैं। आप हमारी मतलब वीडियो को फिर से देख सकते हैं। सेकंड टाइम आप देखिए, दो बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको इस वीडियो से जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है आपको जाहिर है, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आता है फाहियान के बाद कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त के बाद हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूणों ने जब आक्रमण कर दिया तो मतलब जो गुप्त साम्राज्य था इसको छिन्न भिन्न कर दिया। और वो लोग किस चीज़ के दीवाने थे? वो लोग युद्ध के दीवाने थे, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। तो इस तरह की वीडियोस थी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके हमको कमेंट करें कि वीडियो कैसी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।